Hello friends, today we are going to discuss about JFET junction field effect transistor, in which we will discuss about diagram, its working principle, VI characteristics and its current equations. So let's start. The junction field effect transistor. Okay. JFET has no PN junction. ठीक है, JFET में कोई भी पीएन जंक्शन नहीं होता। सिंपल एक क्रिस्टल होता है और उसी क्रिस्टल से चैनल फॉर्म होता है, उसी क्रिस्टल में चैनल फॉर्म होता है, ईदर पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, इंस्टेड हैज अ नैरो पीस ऑफ हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, पीएन जंक्शन की जगह पे क्या होता है, एक हाई रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसके थ्रू करंट पास होता है। दैट इज कॉल्ड अ चैनल। फॉर्मिंग अ चैनल ऑफ ईदर एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एन टाइप और पी टाइप या फिर पी टाइप सिलिकॉन जो है वो चैनल फॉर्म करता है। चैनल एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो हाई रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो एन टाइप है या फिर पी टाइप है। For the majority carriers to flow through with two ohmic electrical connections at either end, commonly called the drain or source। ठीक है, तो दो एंड्स पे, क्योंकि ये क्रिस्टल सेम है, सेम ही मटेरियल का पूरा क्रिस्टल है, तो इनमें से किसी भी एंड को ड्रेन और किसी भी एंड को सोर्स ले सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है तो किसी को भी ड्रेन ले सकते हैं और किसी को भी सोर्स ले सकते हैं। अब ड्रेन कौन सा होगा, सोर्स किस पे होगा, ये डिपेंड करेगा बाइसिंग पे। आफ्टर बाइसिंग ये डिसाइड होगा कि कौन सा सोर्स है ड्रेन। अदरवाइज आप किसी को भी ड्रेन या सोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर अनबाइस्ड JFET है तो। नेक्स्ट, देयर आर बेसिक टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ JFET। कौन कौन से हैं, एन चैनल JFET एंड पी चैनल JFET। ठीक है, तो इसमें 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये सोर्स, ड्रेन, गेट। सोर्स और ड्रेन है वो सेम मटेरियल के होते हैं। ठीक है, अगर एन टाइप मटेरियल है तो ये एन चैनल फॉर्म करेंगे, अगर पी टाइप मटेरियल है तो ये पी चैनल फॉर्म करेंगे। ये जो बॉक्स है ये एक चैनल फॉर्म करता है जिसके थ्रू करंट पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द चैनल JFET's चैनल इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे एन चैनल JFET की बात हो रही है, तो जो चैनल होगा वो किससे डोप्ड होगा, डोनर इम्प्योरिटीज से डोप्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा थ्रू द चैनल इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं उस करंट को, क्योंकि उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी, और वो कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे जिनके थ्रू करंट होगा, क्योंकि ये डोनर इंप्योरिटीज हैं तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो चार्ज को कैरी करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एन चैनल। ठीक है, अब सिमिलरली जो पी चैनल होगा वो किससे डोप्ड होगा, एक्सेप्टर आयंस इंप्योरिटीज से डोप्ड होगा। ठीक है, और जो चैनल होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है यानी कि होल्स, उनके थ्रू करंट फ्लो होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, पी चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब जो एन चैनल एफएटीज हैं उनमें क्या होता है, ग्रेटर चैनल कंडक्टिविटी। क्यों ग्रेटर चैनल कंडक्टिविटी है, क्योंकि एन चैनल में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी होल से ज्यादा होती है, इसीलिए जो एन चैनल एफईटी है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है विद कंपेयर टू पी चैनल। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी थ्रू अ कंडक्टर कंपेयर टू अ होल्स। ठीक है, नेक्स्ट, this makes the n channel JFET a more efficient conductor
कंपेयर टू देयर पी चैनल काउंटर पार्ट। ठीक है, और यही रीजन है कि जो एन चैनल एफईटीज होते हैं वो एफिशिएंट कंडक्टर्स होते हैं विथ कंपेयर टू पी चैनल जेएफईटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एन चैनल और पी चैनल में कौन एफिशिएंट कंडक्टर है और क्यों। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ कि एन चैनल और पी चैनल में एन चैनल मोर कंडक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कंडक्टर में विथ कंपेयर टू होल्स, इसीलिए एन चैनल मोर एफिशिएंट कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सर्किट एंड सर्किट सिंबल्स। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये है एन चैनल। ठीक है, इस तरीके से होता है कुछ, ये पी डोप्ड है और चैनल जो होगा वो एन का होगा। ठीक है, तो जो पी वाला पार्ट है ये होता है गेट टर्मिनल, और बाकी इन दोनों में से किसी को भी आप ड्रेन या सोर्स ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ड्रेन ले लिया, यहाँ पे सोर्स लिया, इसको ये सोर्स भी ले सकते हैं और इसको भी ड्रेन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही टर्मिनल्स हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका एन चैनल हो गया। पी चैनल में क्या होगा, जो चैनल होगा यानी कि जो ड्रेन और सोर्स होंगे वो पी टाइप के होंगे और गेट होगा एन। ठीक है, अब जो एन चैनल एफईटी है उसमें करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और पी टाइप में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो गेट की तरफ होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के सिंबल में। ये देखिए करंट कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये उनके सिंबल हो गए एन चैनल और पी चैनल के। और अगर इसको हम जंक्शन के फॉर्म में बताएं तो वैसे तो कोई जंक्शन का काम नहीं होता है इसमें। जंक्शन यहाँ पे कहाँ फॉर्म होता है, ये इस डायरेक्शन में, पी और एन जो गेट और जो सब्सट्रैक्ट है उसके बीच में, मतलब इस वाले एरिया में जंक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें गेट और ड्रेन के बीच में जंक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और बाकी जो ड्रेन और सोर्स सब्सट्रैक्ट है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, वो एक रजिस्टर की तरह वर्क कर रहा है, हाईली रजिस्टिव मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें जो करंट की, क्योंकि पीएन जंक्शन में पी से एन की तरफ इस तरीके से करंट फ्लो होता है, तो ये एन चैनल हो गया क्योंकि इसमें गेट से अंदर की तरफ करंट जा रहा है, और इसमें करंट की फ्लो इधर है, डायरेक्शन ये है, तो ये हो गया आपका पी चैनल। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन को शो कर रहे हैं और सोर्स और ड्रेन किसको शो कर रहे हैं, रजिस्टर्स को। रजिस्टिविटी जो मटेरियल है, रजिस्टिविटी है जो मटेरियल की, उसे शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ जेएफईटी। जेएफईटी कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले जेएफईटी ड्रॉ कर लेंगे। ये टू टर्मिनल्स हो गए हमारे। अब जो जेएफईटी क्रिस्टल होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब है कि जो दो टर्मिनल्स होते हैं गेट और सोर्स का, उसको आप किसी को भी सोर्स और किसी को भी ड्रेन बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन चैनल, क्योंकि एन चैनल जेएफईटी ज्यादा यूज में आता है और एग्जाम में भी ज्यादा आता है, तो इस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एन चैनल जेएफईटी। एन चैनल है, इसका मतलब ये जो सब्सट्रैक्ट है वो किसका होगा, एन टाइप होगा। ठीक है, और जो गेट टर्मिनल्स हैं ये क्या होंगे, फिर पी टाइप होंगे। पी प्लस में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये हाईली डोप्ड होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तो होगा हमारे सोर्स और ड्रेन टर्मिनल जो सबस्ट्रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाकी जो पी से कनेक्टेड होगा वो होगा हमारा गेट टर्मिनल। ठीक है, ये दोनों ही पी आपस में इंटरनली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब सोर्स कौन सा टर्मिनल लेंगे, सोर्स वो टर्मिनल होगा जो क्या करेगा, सोर्स यानी कि सोर्स की तरह वर्क करेगा, जो चार्ज कैरियर्स
देगा, ठीक है, जनरेट करेगा। अब कौन सा जनरेट करेगा? बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट होता है वही इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, ठीक है। तो सोर्स वो होगा जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो चलिए वो कर लेते हैं। बैटरी का जो नेगेटिव है वो इससे हमने कर लिया, और बैटरी के पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब जो सोर्स होगा वो कौन सा टर्मिनल होगा? ये होगा, और ड्रेन होगा ये, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे लाइक दिस, और फ्लो होके वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और करंट फ्लो इस तरीके से होने लगेगा, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कब की बात हो रही है? जब जो आपका वी टर्मिनल है, VGS, यानी कि सोर्स टू गेट टर्मिनल है, ये हमने ओपन लिया है, इसकी वैल्यू 0 है, अनबाइस्ड कंडीशन है, ठीक है। तब जो करंट फ्लो हो रहा है वो सोर्स ड्रेन टू सोर्स हो रहा है, ठीक है, एन टाइप उसमें। अब क्योंकि यहाँ पे P और N जंक्शन है यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ डिप्लीशन रीजन भी होगा, फॉर्म होगा। उसके लिए किसी बाइसिंग की जरूरत नहीं है। अगर अनबाइस्ड कंडीशन है तो भी डिप्लीशन रीजन होगा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, हाइट है P टाइप में, वो क्या होगी? वो निग्लेजिबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो P टाइप क्रिस्टल है वो क्या है? हाईली डोप्ड है। ये क्रिस्टल क्या है? हाईली डोप्ड है। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो क्रिस्टल हाईली डोप्ड होते हैं उनमें डिप्लीशन रीजन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब P ऑलरेडी, P की विड्थ बहुत कम है, ऊपर से हाईली डोप्ड है, तो इसमें जो डिप्लीशन रीजन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, जिसको हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। और यहाँ पे जो शो किया है वो केवल जो N टाइप में डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा वो शो किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि VGS क्या होगा, मतलब जो गेट टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब अगर वो पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में कर देंगे, तो क्या होगा? तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये ड्रेन की तरफ मूव करने की जगह कहाँ होंगे? ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है। जबकि JFET में हम क्या लेते हैं? PN जंक्शन ऑपरेट नहीं कराते हैं, ठीक है। ऑपरेशन जो भी होता है वो इस पूरे क्रिस्टल में ही होता है, ठीक है। PN जंक्शन में कोई ऑपरेशन नहीं होता। जो गेट टर्मिनल है वो केवल कंट्रोल करता है फ्लो को, ठीक है, कितना फ्लो होना चाहिए, कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए। तो इसको हम फॉरवर्ड वाइज तो कर नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। या तो हम इसे 0 छोड़ दें तो सिंपली हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन इस करंट पे अब कोई कंट्रोल नहीं है, ये जैसा भी है इसी वैल्यू का आता रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसको अगर हमें वेरी कराना है इस करंट को, तो हमें VGS पे कोई ना कोई वोल्टेज देनी पड़ेगी, और वो भी क्या देनी पड़ेगी? रिवर्स वाइज, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि N चैनल में VGS ऑलवेज रिवर्स वाइज, N चैनल के लिए, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि अगर नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोर्स से निकल रहे हैं वो क्या चले जाएंगे? गेट टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे, जो कि हम जो एक डिजायर आउटपुट नहीं है। तो इसको हमेशा रिवर्स वाइज रखना है, ठीक है। और रिवर्स वाइज भी कितना रखना है? बहुत कम रखना है। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्स वाइज बढ़ाते जाएंगे तो ये चैनल की विड्थ भी बढ़ती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर विड्थ बढ़ती जाएगी तो फिर करंट कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई देंगे वो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा टर्मिनल। गेट टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा N चैनल में, ठीक है, तभी करंट फ्लो प्रॉपरली हो पाएगा। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स बना ली। VDS हमारी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, और जो आउटपुट होगा वो ID ड्रेन करंट होगी, ठीक है। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले जब VGS 0 है, जब VGS 0 है तो सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और वो करंट फ्लो जितना बैटरी आप बढ़ाते जाओगे, यानी कि जितना VDS बढ़ाते जाओगे उतना करंट मिलता जाएगा, यानी कि किसको?
ओम्स लॉ को फॉलो करेगा लाइक दिस। जैसे जैसे हम वोल्टेज यानी कि वीडीएस की वैल्यू, ये वीडीएस है इनपुट वोल्टेज, इसको इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका फ्लो तेज हो जाएगा और आईडी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आईडी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगा। कब हो जाएगा, जब VGS क्या है, 0, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है। ठीक है, अब हमने VDS की कुछ वैल्यू अप्लाई करी। VDS बहुत ही कम ले रहे हैं अभी हम, 0.1, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, लाइक इस तरीके से ले रहे हैं। अब हमने VGS की वैल्यू कुछ ली, VGS की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए -1, नेगेटिव ही लेंगे, गेट वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑपरेशन कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब -1 ली, -1 पे क्या होगा, डिप्लीशन जो रीजन है इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी और लाइक दिस। तो करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा इस, और फॉलो तो वो ओम्स लॉ को ही कर रहा है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे ही, बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। बस क्या होगा, चैनल जो है, चैनल की जो हाइट है वो अब कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। पहले अगर H1 थी तो अब H हो जाएगी, H1 क्या है, ग्रेटर देन H। ठीक है, जैसे ही हमने गेट वोल्टेज को नेगेटिव दिया, रिवर्स वाइस में किया। ठीक है, जिसकी वजह से जो करंट और वोल्टेज का फ्लो है वो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू पहले VGS से कम हो जाएगी, VGS -1 पे। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, अब L जो है, ये L तो फिक्स्ड है, मटेरियल का रो भी फिक्स्ड है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाइट इंटू विड्थ। अब इसकी विड्थ जो है, विड्थ का मतलब है जब ये 3 डायमेंशन में होगा तो इसकी जो विड्थ होगी पीछे की तरफ, इस डायरेक्शन में जो होगी वो तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो ये हाइट है, ये हाइट रिड्यूस हो रही है, ये कम हो रही है। अब ये H कम हो रहा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R से, R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। H कम हो रहा है तो R क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी इस मटेरियल की। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आप ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे लेकिन करंट क्या होगा, कम बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो इस -1 पे क्या होगा, ओम्स लॉ को ही फॉलो करेंगे, लेकिन अब जो वैल्यू पहले मिल रही थी VDS पे आई की, वो अब नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। अब ऐसे ही इसको -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, नैरो हो जाएगा ये पैसेज, डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाएगा, तो ये H2 हो जाएगा। H2 मतलब ये और रिड्यूस हुआ तो R और बढ़ गया, रेजिस्टिविटी और बढ़ गई। ठीक है, और ये फिर क्या हो गया, इस तरीके से ये और कम हो गया, ये VGS -2 पे हो गया। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं। पहले इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, ठीक है, तो उनके बीच का जो कोलिजन होता है वो कम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये पैसेज नैरो हो रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड करेंगे, वही रीजन होता है रेजिस्टिविटी का। जैसे जैसे स्पेस कम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है, क्योंकि VDS उसी वैल्यू पे लगा रहे हो आप, उसकी वजह से कोलिजन बढ़ रहा है और टाइम डिले हो रहा है और इसकी वजह से करंट रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। इस तरीके से पूरा ग्राफ बनेगा, मतलब ये जो रीजन है इसमें ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, अब VDS बढ़ाते हैं, VDS को इस उस पे क्या है, यहां तक तो VDS पे हमने देखा कि कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था। ठीक है, सबसे इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं, पिंच ऑफ देख लेते हैं। अब जैसे जैसे हम VGS बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू और कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसी एक्सिस पे रह जाएगी, करंट 0 हो जाएगा और ये इसी एक्सिस पे रह जाएगा। VGS की वो वैल्यू जो होती है वो होती है पिंच ऑफ वैल्यू। ठीक है, जब करंट 0 हो जाता है,
VGS की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पे करंट 0 हो जाता है वो होता है पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल, और उस कंडीशन को बोलते हैं पिंच ऑफ। अब वो कंडीशन क्या है, पिंच ऑफ की कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि अब जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ऊपर वाला डिप्लीशन रीजन है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और जो नीचे वाला डिप्लीशन रीजन है वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जब चैनल क्लोज हो गया, कोई जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने की, डिप्लीशन रीजन आ गया, सब में इमोबाइल चार्ज करियर्स आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि डोनर है सब में पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, तो वो फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेंगे, आगे फ्लो ही नहीं करने देंगे। ठीक है, और जो आपकी करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं, इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन। गेट सोर्स की वो वैल्यू जिस पर करंट फ्लो 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डिप्लीशन रीजन पूरे सबस्ट्रेट को कवर अप कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो नहीं हो पाते, उस कंडीशन को पिंच ऑफ कंडीशन कहते हैं, और उस गेट टू सोर्स वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज या फिर गेट टू सोर्स पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक की बात सबको समझ में आई। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा वो एरिया जहां पर करंट किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इस एरिया को हम बोलते हैं ओमिक रीजन। ठीक है, जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो इस रीजन को हमने क्या बोल दिया, ये रीजन हो गया हमारा, ये हो गया ओमिक रीजन। ठीक है, अब हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अब VGS 0 पे एक चीज देखते हैं। आपने वोल्टेज बढ़ाई, VDS लगी हुई है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वैल्यू बढ़ाई। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है ये क्या, किस पे मान लिया हमने, 0 पोटेंशियल पे मान लिया, तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पर है वो कहां पर अपियर हो जाएगी, D पे अपियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने बढ़ानी शुरू करी। ठीक है, अभी तक तो हम बहुत कम 0.1 वो 2 3 ऐसे करके ले रहे थे, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए 5 वोल्ट ले लिया, 5 वोल्ट ले लिया तो सारा 5 वोल्ट इधर अपियर हो गया, ये तो 0 टर्मिनल है। ठीक है, जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, क्योंकि जो गेट यहाँ पे गेट पे वोल्टेज लगा रहे हैं उसके और इसके बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा, रिवर्स वाइज बढ़ जाएगा। ठीक है, रिवर्स वाइज बढ़ जाएगा, तो ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो ऐसी हो जाएगी, नॉच टाइप की बन जाएगी। मतलब इधर तो उतनी ही रहेगी क्योंकि 0 पोटेंशियल पे है, लेकिन इधर क्या होगा, इधर इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा वोल्टेज D पे अपेयर हो रहा है, ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो रीजन है डिप्लीशन रीजन वो इधर बढ़ता जाएगा और S की तरफ कम होगा। तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से जब होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये रीजन पूरा क्लोज हो जाएगा, लाइक दिस। D बढ़ाने पे, D बढ़ता जा रहा है इस एक्सिस पे। ठीक है, जैसे जैसे D बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये एक इस तरीके से बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन पूरा कवर कर लेगा यहाँ पर, और यहाँ पर गैप होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब VDS आप कितनी भी बढ़ाओ, ये आपकी नॉच बन गई, मतलब ये बंद हो गया यहाँ पे। तो ये होता है, ये वोल्टेज होता है हमारा VDS पिंच ऑफ, ड्रेन टू सोर्स पिंच ऑफ। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इन पे पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, और ये जो चैनल बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, वो बहुत छोटा है, तो इनका काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है इस फोर्स की वजह से, ये इसको क्रॉस कर जाएंगे।
ठीक है, क्रॉस कर जाएंगे और करंट फ्लो अभी भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, अब कांस्टेंट होगा। अब VDS बढ़ा कितना भी वेरी करो वो कांस्टेंट रहेगा, वो करंट फ्लो होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन फोर्स चलता रहेगा। तो ये होता है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग VGS पे ये करंट स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट रीजन होता है ये होता है सैचुरेशन रीजन या फिर एक्टिव रीजन, जो बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें ये स्टेबल हो जाता है। तो यहां पे ये जो वोल्टेज थी ये क्या थी, पिंच ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज थी, ये वाली जहां पे ये कर्व आ रहा है। इसके बाद ये कर्व क्या हो गया, स्मूथ हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये एक बार कवर अप हो गया, फिर फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं जो कि करंट, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वोल्टेज अगर बढ़ाते ही जाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन की कंडीशन आ जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगेंगे। अब जब ब्रेक होने लगेंगे तो करंट तो बढ़ जाएगी अचानक से, ठीक है, करंट तो इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी इसमें से, लेकिन क्या होगा, अब कंट्रोल खत्म हो जाएगा सबका, क्योंकि वो एक बार ब्रेकडाउन शुरू हो गया तो फिर वो चलता रहेगा और फिर ना ड्रेन का, ना सोर्स का, ना गेट का, किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उस रीजन को बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो 3 रीजन हो गए, हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन और ब्रेकडाउन रीजन। ये टोटल वर्किंग थी JFET की, ठीक है। अब 4 रीजन कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ओमिक रीजन, ठीक है, जहां पे VGS 0 होता है तो डिप्लीशन जो लेयर है और बहुत छोटी होती है, और जो सोर्स और वोल्टेज के बीच में बैटरी वोल्टेज होती है वो भी कम होती है। तो उस रीजन में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, ओमिक होता है, इसीलिए उसको ओमिक रीजन कहते हैं, ठीक है। नीचे है कट ऑफ रीजन, दिस इज नोन एज द पिंच ऑफ वोल्टेज। अब जो पिंच ऑफ वैल्यू बताई थी जहां पे वो कर्व आया था वो कट ऑफ हो गया। कट ऑफ मतलब जब आपके डिप्लीशन रीजन बिल्कुल क्लोज कर लेगा एरिया को तो वो कट ऑफ हो गया, ठीक है। सैचुरेशन रीजन कौन सा है, जहां पे क्या होगा, वो करंट कांस्टेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। वोल्ट ड्रेन टू सोर्स पिंच ऑफ के बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी वो है एक्टिव या फिर सैचुरेशन रीजन, और उसके बाद अगर वोल्टेज और बढ़ाई गई तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन हो जाए, ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा। ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहां से यहां तक का जो रीजन था वो क्या है, ओमिक रीजन है। इसके बीच का जो ये कर्व्ड वाला है ये कट ऑफ रीजन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सोर्स का ड्रेन से कट ऑफ हो गया, इस तरीके से कट हो गया ये। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वैल्यू क्या होगी, कम होनी शुरू होगी करंट की, लेकिन फिर जब फोर्स लगने लगेगा तो करंट फिर से इस को क्रॉस कर जाएगा, इस रीजन को, डिप्लीशन रीजन को, क्योंकि बहुत छोटा होगा ये। तो ये जो रीजन है यहां से यहां तक का, A से B तक का, वो क्या होगा, कट ऑफ रीजन। और उसके बाद का जो रीजन होगा वो क्या होगा, सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते ही जाओगे तो आ जाएगा ब्रेकडाउन रीजन। तो ये हमारी हो गई VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET, ठीक है, N चैनल की। अब इक्वेशंस देख लेते हैं। इक्वेशन ID है ड्रेन करंट ID इक्वल्स टू होता है IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, जिसमें IDS क्या है, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट, ठीक है। IDS क्या है हमारी, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट, या फिर इसको कह सकते हैं ड्रेन करंट व्हेन गेट टू सोर्स इज शॉर्ट, जब शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। वो करंट जब ड्रेन को, वो सोर्स को और गेट को शॉर्ट कर दे तो जो करंट मिलती है वो क्या होती है, VDDS, यानी मैक्सिमम सैचुरेशन करंट होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है वो कब फॉलो करेगी, जब पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा है गेट,
गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अगर पिंच ऑफ पे पहुंच जाएगी तो फिर ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी वहां पे। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा, VDS अपॉन ID, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है उसके अपॉन आउटपुट करंट। ठीक है, उसका एक वैल्यू, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। पूरा जो JFET है वो क्या हो रहा है, एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरफ वर्क कर रहा है, उसके अलग अलग रीजन में अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम जिस पार्ट में जिस टाइम पे देख रहे हैं उस टाइम पे उस ड्यूरेशन का VDS और उसके अपॉन ID। ठीक है, अब इसको अगर हम इसका ट्रांस कंडक्टेंस निकालें, जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, RDS अपॉन 1 GM, अपोजिट होता है इसका। ठीक है, इनवर्स होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS। ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये हो गया हमारा ट्रांस कंडक्टेंस। ये कुछ इक्वेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स तो कम आता है इन पे, डायरेक्ट वैल्यूज फॉर्मूले ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जिसको जो भी डिफिकल्टी आ रही है या कुछ भी वॉइस में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।